नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सोशियोलॉजी विद मनीष पर। डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लेविस कोजर के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे पेड कोर्सेज़ के साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 7054161270 पर। आप हमें इसी नंबर पर टेलीग्राम से संपर्क कर सकते हैं। आप हमें संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, आप हमें कॉल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। कम से कम अपने मित्रों दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप अगर किसी भी टीचर का मूल्यांकन करना चाहते हैं और उसे उसके साथ आप कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये है, मूल्यांकन का तरीका ये है कि कोई भी टेस्ट सीरीज़ चलाता हो, कोई भी कोचिंग चलाती हो, कोई भी जो है यूट्यूबर चलाता हो, उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप पूर्ववर्ती प्रश्नों के साथ उसको जो है उसकी समतुल्यता देखें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप टीचर के साथ हेल्प करते हैं, टीचर आपकी हेल्प करता है, दिस इज़ टू वे प्रोसेस। सोशियोलॉजी में इसे टू वे प्रोसेस कहते हैं ना। तो आप लोग हमारे साथ कोऑर्डिनेट करिए, हम आपके लिए लगातार जो है प्रतिबद्ध हैं। सुबह शाम रात हर तरीके के टाइम में हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम लोग बात करेंगे लेविस कोजर के बारे में। लेविस कोजर फ्रेंड्स एक फंक्शनलिस्ट चिंतक हैं, एक प्रकारवादी चिंतक हैं, और ये बेसिकली मार्क्सवादी धड़े के चिंतक हैं। यानी कि संघर्ष में ये प्रकार की व्याख्या करते हैं। एकदम इनका डिफरेंट काम है और इसलिए इनके बारे में काफ़ी कुछ पूछा जाता है, चाहे मुख्य परीक्षा के लेवल पर आप पढ़ें, जिसके मुख्य परीक्षा की क्लासेस अलग चलती हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ के लिए हमारा ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप इनकी जो पुस्तक है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, कि जो सामाजिक संघर्ष है उसमें फंक्शन को कैसे देखेंगे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इनोवेटिव तरीके से इन्होंने नई चीज़ों को खोजा था, बताया था। इनका जन्म 1913 ईस्वी में हुआ था। 1913 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 2003 में हुई थी। ये हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आना है। तो हम लोग बात करते हैं द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये समझ लो कि फेवरेट बुक है जो है कमीशन की पूछने के लिए। ये फेवरेट बुक है, ये आपको रटी ही होनी चाहिए। इनकी कोई भी किताब ना पता हो, लेकिन ये किताब ज़रूर पता हो, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि ये एक तरीके से इनका ग्रंथ था। दूसरी पुस्तक है सोशियोलॉजिकल थ्योरी, सोशियोलॉजिकल थ्योरी। तीसरी पुस्तक है मैन ऑफ आइडिया। चौथी पुस्तक है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। पांचवी पुस्तक है कंटिन्यूटी इन द स्टडी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। और छठी पुस्तक है कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्सेंसस। तो मैं एक बार दोबारा दोहरा देता हूँ। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्सेंसस। दूसरी पुस्तक है कंटिन्यूटी इन द स्टडी ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये भी पूछी गई है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पूछी गई है। मैन ऑफ आइडिया वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। सोशियोलॉजिकल थ्योरी ज़्यादा याद नहीं है, मेरे ख्याल से पूछी गई एक आध बार। और ये किताब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हो आप इसे, इसके साथ कोई लिबर्टी नहीं ली जा सकती। अब हम लोग बात करेंगे बुक्स पर आगे बढ़ के, जहाँ से क्वेश्चन लगभग क्लियर हो जाता है। तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि संघर्ष के कारण क्या है। जो कोजर संघर्षों के कारणों को पहचानते हैं, उन संघर्षों के कारण हम समझते हैं। सबसे पहला है समाज में शक्ति का असमान वितरण। शक्ति का असमान वितरण, शक्ति के असमान वितरण से क्या आशय है? यानी कि कोई ज़्यादा ताकतवर है और कोई कम ताकतवर है। इसमें ऐसी स्थिति में सदैव समाज में कॉन्फ्लिक्ट होता है शक्ति के असमान वितरण में। अगर इसे मार्क्स के शब्दों में कहा जाए, जो कि मार्क्स के धड़े के ही चिंतक हैं, तो मार्क्स इसे क्रांति कहता है। एक टाइम के बाद वर्ग चेतना जागृत होगी और क्रांति होगी। दूसरा है समाज में साधनों की दुर्लभता के चलते संघर्ष।
बिल्कुल, जो मीन्स हैं, जो साधन है, जो मोड है, मीन्स साधन जो हैं, उन पर उनकी दुर्लभता की स्थिति में भी संघर्ष हो सकता है। यानी आज के टाइम में अगर देखा जाए तो जैसे कोविड में तमाम दवाएं नहीं मिली, तमाम आर्थिक संघर्ष एक तरीके से आए। कोई रेमडेसिविर दवा का 5,000 की दवा का 25,000 देने को तैयार है। गैस सिलेंडर 85 हज़ार रुपये के बिके हैं, ऑक्सीजन गैस के। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो साधनों की दुर्लभता की स्थिति में आप संघर्ष देखते हैं, और भौतिक संघर्ष भी है और वैचारिक संघर्ष भी है। ठीक है, जैसे कि अभौतिक संघर्ष कैसे, जैसे किसी व्यक्ति, कोई लेडी श्री राम कॉलेज में पढ़ा है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, और कोई पता लगा अबूझमाड़ एरिया के जनजातीय क्षेत्र में स्कूल में पढ़ रहा है, और कंपटीशन कहाँ है, आईएएस का एग्ज़ाम देना है, तो अबूझमाड़ वाला भी यूपीएससी में बैठेगा, और लेडी श्री राम कॉलेज वाली लड़की भी बैठेगी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी लड़का बैठेगा। तो आप ही लोग बताएं कि कौन पहले सफल होगा, ये स्थिति। फिर अगला पॉइंट है विभिन्न व्यक्तियों एवं समूहों द्वारा अपने हितों और स्वार्थों में लगे रहना। इस स्थिति के बाद भी संघर्ष एक आता है। जैसे जब आपने देखा होगा कि अन्ना हजारे का जब भ्रष्टाचार विरोधी मूवमेंट चला था, भ्रष्टाचार विरोधी मूवमेंट, तो आपको पता होगा कि जो विभिन्न व्यक्तियों और समूहों द्वारा अपने हितों और स्वार्थों की पूर्ति के विरोध में ही तो ये मूवमेंट चला था। या अगर हम स्वतंत्रता संघर्ष को देखें तो गांधी जी का जो पूरा प्रोग्राम था वो ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों के चलते ही वो स्वार्थों के हितों की पूर्ति के विरोध में ही तो मूवमेंट था पूरा गांधी जी का, पूरा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष अगर आप देखते हैं तो इस तरीके से 3 बातें हैं। पहला है समाज में शक्ति का असमान वितरण, समाज में साधनों की दुर्लभता, तीसरा है विभिन्न व्यक्तियों समूहों द्वारा अपने हितों स्वार्थों में लगे रहना। आगे बढ़ते हैं, इतना आशा है आप लोगों को एकदम क्लियर होगा। मेरा तरीका एग्जाम्पल से बताने का है जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो। आगे बात करते हैं। कोजर ने अपनी पुस्तक, ये पुस्तक है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, अपनी पुस्तक में संघर्ष को प्रकार्यात्मक माना। बहुत इंपॉर्टेंट है, संघर्ष को कैसे ये प्रकार्यात्मक मानते हैं, ये इनका सबसे मेन काम है। इनका ये कहते हैं कि संघर्ष अपरिहार्य है। अभी इसकी व्याख्या की जाएगी। संघर्ष अनुकूलन एवं एकीकरण लेकर आता है, अनुकूलन एवं एकीकरण लेकर आता है। फिर ये बात करते हैं संघर्ष के प्रकारों की, वास्तविक संघर्ष, अवास्तविक संघर्ष, और अवास्तविक संघर्ष के 2 प्रकार बताते हैं, बाह्य संघर्ष और आंतरिक संघर्ष। अब इस संघर्ष को कैसे प्रकार्यात्मक मानते हैं इसे हम लोग समझते हैं। जैसे एक कोई स्थिति है जो बुरी है, जिसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मान लो या देश के अंदर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, तो उसकी स्थिति में ये कहा जा रहा है कि संघर्ष हो ही जाना चाहिए। उससे होता ये है कि समाज में हीलिंग हो जाती है, एक तरीके से एडजस्टमेंट आ जाता है, अनुकूलन और एकीकरण डेवलप हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रंच सिचुएशन बनती चली जाए, बुरी हालात होते चले जाएँ, तो ऐसे स्थिति में यदि युद्ध हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज़, जो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो साथ आ जाते हैं, उनमें अनुकूलन आ जाता है, एकीकरण की स्थिति आ जाती है कि भाई हमारा ये स्टैंड इस मोर्चे पर है। ठीक है, ये हमें दिखाई देता है, अक्सर हमें दिखाई दिया है, बल्कि हमारे कम से कम पॉलिटिकल लीडर्स, वैचारिक मतभेद तो उनमें होने ही चाहिए, होते भी हैं, अपनी पार्टी के लिए समर्थन में काम करना चाहिए, एक विचारधारा के लिए संघर्ष है। लेकिन जब कोई बाह्य संघर्ष की स्थिति होती है तो एकीकरण दिखाई देता है। ये हमारी खास बात है। बल्कि दुनिया के अन्य देशों में तो पार्लियामेंटेरियन को जो है खरीद लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ कम से कम बाह्य शक्तियाँ इतना प्रभावी नहीं हो पाई। आगे बात करते हैं संघर्ष में वास्तविक संघर्ष। अब ये बहुत यहाँ से पीटी में क्वेश्चन आपके लिए बहुत एकदम सटीक है, ऐसे पूछ लेगा, वास्तविक संघर्ष और अवास्तविक संघर्ष की बात किसने की है? वास्तविक संघर्ष और अवास्तविक संघर्ष की बात किसने की है? जवाब होगा कोजर। बाह्य संघर्ष और आंतरिक संघर्ष की बात किसने की है? जवाब होगा कोजर। डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है, दसियों बार पूछा गया है, बैकियर्स देखने की ज़रूरत है। आप लोग हमें कमेंट क्यों नहीं करते? आप हमें कमेंट करके हमारी बात को प्रूव करा करिए ढूंढ के पीछे से। आप लोग किसी भी जो है क्या कहते हैं पब्लिकेशन का आप लोग बैकियर ले लीजिए। अब हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं कि वास्तविक संघर्ष है क्या, रियल कॉन्फ्लिक्ट है क्या।
तो ये कहते हैं ये संघर्ष सदैव बहुत ही तार्किक होते हैं। पहला पॉइंट, संघर्ष लोगों की इच्छा पूर्ति का साधन होता है, इच्छा पूर्ति का साधन है। जब स्पष्ट मांगों जैसे छात्र और कर्मचारी संगठनों द्वारा अपनी मांगे जो है उठाना, जैसे मान लो छात्र कह रहे हैं कि फीस जो है कम कर दी जाए, जैसे कोविड काल में एग्ज़ाम हो कि ना हो, है ना, इस तरीके से हमारे लिए वैकेंसी नहीं है, या कर्मचारी कहते हैं हमारी पेंशन नहीं है, हमारी प्रमोशन नहीं मिल रहा, हमारे काम की दशाएं ठीक नहीं हैं, तो इनको कहा जाता है रियल कॉन्फ्लिक्ट, वास्तविक संघर्ष की स्थिति होती है। अब हम लोग बात करेंगे अवास्तविक संघर्ष की। वास्तविक संघर्ष तार्किक है, अवास्तविक संघर्ष अतार्किक है। इस संघर्ष का आधार संवेग और आवेग है, मतलब भावनाओं में जो है बहकर संघर्ष का होना। इसमें संघर्ष का लक्ष्य यह नहीं होता, ठीक है, इसमें लोग दबी भावनाओं जैसे प्रदर्शन तोड़ फोड़ का सहारा लेते हैं। जैसे होता ना सरकार विरोधी प्रदर्शन, जैसे सीए में आपको देखने मिला, तमाम जैसे छात्र असंतोष की स्थिति में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, जब छात्र असंतोष होता है तब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऐसे तमाम सरकार के किसी निर्णय के खिलाफ अक्सर जो है लोग रोड पर आ जाते हैं और वहाँ पर जो है पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाते हैं। तो ये ऐसे संघर्षों में कोई तार्किकता तो होती नहीं, क्योंकि लड़ झगड़ कर तो कुछ संभव नहीं है ना। अब ये है, जैसे यहाँ तार्किक संघर्ष में किसान आंदोलन जो चल रहा है ये तार्किक है, लेकिन तोड़ फोड़ शुरू कर दे तो ये कहीं से भी तार्किकता इसमें दिखाई नहीं देती। अब हम लोग बात करेंगे तो इसके भी दो प्रकार हैं, अवास्तविक संघर्ष के दो प्रकार हैं, जैसा कि वहाँ चार्ट में बना हुआ है, अब लोग आराम से बना लेंगे। पहला है बाह्य संघर्ष और दूसरा है आंतरिक संघर्ष। इसको ठीक तरीके से सुनिएगा कि कैसे बाह्य संघर्ष को हम समझें और कैसे हम आंतरिक संघर्ष को समझें। बाह्य संघर्ष जैसे किसी अन्य देश के साथ युद्ध हो जाना, एकदम कीवर्ड्स में समझा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा सरदर्दी न लेनी पड़े। अन्य देश के साथ युद्ध, एग्जाम्पल पाकिस्तान, चाइना इत्यादि, है ना, जहाँ जहाँ से हमारे युद्ध हुए हैं अभी तक। तो जब बाह्य संघर्ष की स्थिति होती है तो क्या होता है, तुरंत देश के नेता एक साथ एकीकृत हो जाते हैं, एक उनके वैचारिक मतभेद भुलाकर एक मंच पर आ जाते हैं, एक निर्णय होता है। और दूसरा है आंतरिक संघर्ष। आंतरिक संघर्ष का मतलब है जैसे राजनीतिक दलों में आपसी जो है सत्ता संघर्ष होता है, अन्य अन्य पार्टियों में वो तमाम ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जो देश के अंदर के मुद्दे हैं, जिनके भी सॉल्यूशन की आवश्यकता है ना, लेकिन वो मुद्दे देश के अंदर, देश के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के मध्य होने वाले संघर्षों को इंगित किया जाता है उसमें। जैसे मान लो कि यूथ की प्रॉब्लम, जैसे जॉब की समस्या, जैसे वीमेन सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, है ना, जैसे जम्मू कश्मीर का मामला, ये सब तरीके की जो चीज़ें हैं, जैसे अभी लव जिहाद जैसी चीज़ें, ये सब जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आंतरिक संघर्ष वाले कारणों में आपको देखने को मिल जाएंगी, आंतरिक संघर्ष में देखने को मिल जाएंगी। तमाम तरीके की निर्याती चुनौतियाँ नॉर्थ ईस्ट के साथ 20 ऐसी चीज़ें हैं जो आंतरिक संघर्ष के लिए जिम्मेदार है। फिर हम लोग बात करेंगे संघर्ष के प्रकार पर। ये संघर्ष के प्रकार की जो बात है कोजर ने अपनी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में ही बताई है, और वो संघर्ष के जो है प्रकार को 3 प्रकार से देखते हैं कि संघर्ष कैसे बेहतर है। संघर्ष के प्रकार क्या है, मतलब कैसे ये संघर्ष जो है बेहतर है, सरल भाषा में इसका ये मतलब है। तो सबसे पहला, संघर्ष सामाजिक परिवर्तन लाता है। संघर्ष से समाज का नवीनीकरण होता है। संघर्ष समाज को सुदृढ़ता प्रदान करता है। संघर्ष सामाजिक परिवर्तन लाता है, इसका मायने क्या है? इसका मायने यह है फ्रेंड्स कि जो संघर्ष के द्वारा ही हम सामाजिक परिवर्तन को समझ सकते हैं। अब इस बात का क्या मायने है? सामाजिक परिवर्तन को इस तरह समझ सकते हैं, जैसे हमारे देश में आंतरिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाए मान लो, तो उसके बाद नए चेंजेस आते हैं। जैसे मान लो किसी पॉलिटिकल पार्टी के विरोध में जनता का वोट दे देना, नई पॉलिटिकल पार्टी का चुन कर आना, उनसे नई प्रकार की उम्मीदें और उनके नए दावों
का आकलन करना कि क्या समाज में बदलाव वो लेकर आएंगे। जैसे मोदी सरकार जब आई थी तो भ्रष्टाचार के विरोध में और तमाम ऐसे वादों दावों के साथ ये पार्टी आई थी, गुजरात मॉडल को दिखाकर आई थी। दूसरा, संघर्ष समाज में नवीनीकरण होता है। जाहिर सी बात है, किसी भी समाज में जब संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे वो वैचारिक हो, चाहे भौतिक हो, तो उससे होता क्या है, उससे समाज में नवीनीकरण आता है। न्यू चेंजेस के बाद एक नए प्रकार की सामाजिक व्यवस्था का उदय होता है। तीसरा है, संघर्ष समाज को सुदृढ़ता भी प्रदान करता है। संघर्ष से समाज सुदृढ़ होता है, यानी कि चाहे किसी विचारधारा, किसी अन्य कारण से संघर्ष हुआ हो तो वो समाज में सुदृढ़ता आती है। जैसे मान लो कि हमारे जो है गांव में या किसी समाज में दो वर्गों में संघर्ष हुआ है, तो जाहिर सी बात है यदि परिवार में टूटन है तो वो पता लगा वो परिवार के 7 लोग एकत्रित हो जाएंगे कि दूसरे मोहल्ले के लोग हमको मार रहे हैं, डांट रहे हैं, तो हमारा परिवार हमारे साथ आ जाएगा। तो इस तरीके से समाज में सुदृढ़ता भी आती है। या किसी अन्य जो है मोर्चे पर जो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है उसमें लोग एकीकृत होकर एक सॉलिडरिटी में गवर्नमेंट का, समाज के लोगों का समर्थन करने लग जाते हैं कि भाई इस मोर्चे पर हमारी ये स्टैंड है, ये राय है। तो उससे एक सोशल सॉलिडरिटी भी जो है रिफ्लेक्ट होती है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोगों ने कोजर को ठीक तरीके से समझा है। हम लोग एक बार रिवीजन लेते हैं। पहला, इनकी पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर संघर्ष के कारण 3 हैं। फिर इन्होंने संघर्ष के जो है मतलब की परिभाषा को जस्टिफाई किया है। फिर उन्होंने संघर्ष के प्रकार बताए हैं, वास्तविक अवास्तविक, वास्तविक में बाह्य और आंतरिक। फिर उसके बाद इसकी मैंने व्याख्या कर दी है। फिर संघर्ष के प्रकार पर आते हैं, प्रकार्य पर। संघर्ष सामाजिक परिवर्तन लाता है, संघर्ष से समाज का नवीनीकरण होता है और संघर्ष समाज को सुदृढ़ता प्रदान करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादातर लोगों को शेयर कीजिए। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।